बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खुजले अरूसी में मलबूस वो दुल्हन आज भी उसे इंतहाई हसीन लग रही थी। सुर्ख याकूती लबों पर हल्का सा तबस्सुम उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए राशिद को लगा जैसे वो दर हकीकत चांद को ही देख रहा है। उसकी खूबसूरत लंबी पलकों ने आंखों को ढांक रखा था। पलकों का उठना जैसे हरसू चकाचौंध कर गया। इंतहाई नशीली आंखों में शर्मो हया का समंदर ठाठे मार रहा था। बिलाशुबा वो कुदरत का हसीन तरीन शाहकार दिखाई दे रही थी। आज फिर उसकी पाजेब की झंकार ने राशिद की नींद तोड़कर उसे लॉन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया था। हस्बे मामूल वो लॉन के कोने में पेड़ों के घने झुंड के करीब बैठी थी। राशिद को आता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। राशिद होंकू की तरह उसे देखने लगा। देखो, मेरी मेहंदी का रंग फैल गया। हाथों में कांच की सुर्ख चूड़ियां पहने उसने अपने हाथ राशिद की तरफ बढ़ाए। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग वाकई फैल चुका था। वो बहुत सादा सी मेहंदी थी जो अक्सर औरतें लगाती हैं, हथेली के बीचों बीच दायरे की सूरत में। लेकिन दुल्हन के हाथों पर लगी मेहंदी का दायरा बिगड़ चुका था और मेहंदी का लाल रंग गहरा हो गया था। फिर देखते ही देखते वो रंग मजीद गहरा होता गया और राशिद को लगा जैसे वो मेहंदी का नहीं खून का रंग है। वो रंग गहरा होते होते मजीद फैलने लगा। दुल्हन के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता कुर्बो अजियत के तासुरात उभरने लगे। बढ़ते बढ़ते वो दाग सारे हाथ पर फैल गया और फिर उससे खून की बूंदें टपकने लगी। खून टपक टपक कर गाज में जज्ब होने लगा और दुल्हन धीमी आवाज में कराहने लगी। लेकिन राशिद पूरा वजूद खून में डूब गया। अब राशिद के सामने चांद की चांदनी में अंधेरे लॉन में सिर्फ उस दुल्हन का जोड़ा मौजूद था। खून में डूबा वजूद और दुल्हन की घुटी घुटी दर्द में डूबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। राशिद फरते खौफ से थरथरा उठा। आओ देखा ना ताओ, उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा थी। ये सिलसिला कई दिन से जारी था। राशिद इस सूरत हाल से बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। गुज़िश्ता रात के वाक़े का सोच सोचकर उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। वो होटल की टेबल पर अगेटा बैठे चाय के 5 कप पी चुका था, लेकिन सुकून फिर भी मुयस्सर नहीं था। आखिर कौन है वो दुल्हन? मुझे क्यों नजर आती है? मेरा क्या वास्ता है उससे? कहीं मैंने जिंदगी में किसी दुल्हन के साथ ज्यादती तो? और फिर उसका जहन माजी में डूब गया। लेकिन उसका किसी दुल्हन या जवान लड़की से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। थक हार कर उसने दोबारा एक कप चाय से भरा और होंठों से लगाया कि सामने देखा तो जैसे पलके छिपकाना भूल गया। होटल के बाहर वाली रोड पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की अपनी किताबें सड़क से उठा रही थी। शायद उसे किसी से टक्कर लगी थी और वो अब अपना बिखरा हुआ सामान समेट रही थी। राशिद के दिल से रात वाली सारी बातें लम्हा भर के लिए निकल गई। उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन आज तक किसी लड़की ने उसके दिल के तारों को इस शिद्दत से नहीं झंझोड़ा था। वो मबहूत सा होकर उस हसीन बाकमाल को शीशे से बाहर तकता रहा। उसका दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था और उसे ये भी एहसास न हुआ कि कब उसके कप में मौजूद चाय मेज पर गिर गई। एक्सक्यूज मी सर, आप ठीक तो है ना? वेटर की आवाज पर राशिद होशो खास की दुनिया में लौट आया। हाँ, ये क्या हुआ? और राशिद जल्दी से उठकर खड़ा हो गया क्योंकि चाय मेज से होती हुई अब उसके कपड़ों पर गिरने लगी थी। मेज पर रखा राशिद का सेल फोन भी पूरी तरह गीला हो चुका था। सॉरी। राशिद ने 1000 का नोट वेटर की तरफ बढ़ाया और सेल फोन, जिसे पहले ही वेटर कपड़े से साफ कर चुका था, उठाकर उजलत में बाहर को दौड़ा। वो बस चाहते हुए वेटर से इतना कह पाया, साफ कर लेना और टिप तुम रख लो। और वेटर हैरान होकर उसे देखता रह गया जो सिर्फ 50 रुपए की इवज 1000 का खड़कता नोट उसके हाथ में थमा चुका था। बाहर आकर अरशद को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो अप्सरा बाहर नहीं थी। राशिद का मुंह लटक गया। वो सड़क पर उसी जगह खड़ा था जहां उसने अभी कुछ देर पहले उस शम्मे हुस्न को अपनी तमाम रानाइयों के साथ देखा था। क्या बता दूं तुम्हें, क्या हुस्ने फरोजा देखा, तेरे आंगन को भी मानते गुलस्तान देखा।
काश मिल जाए मुझे फिर से वो इस दुनिया में जिस रूहे यार को मानदे चिरागा देखा। फिर पता नहीं कब अपनी लंबी कार में बैठा वो घर पहुंचा और कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। वो तो बस जिस्मानी तौर पर ही घर आया था, उसका सब कुछ तो वैसे ही सड़क पर बिखर गया था। न जाने कब रात हुई और नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। आज वो दोबारा उसी होटल में उसी टेबल पर मौजूद था। उसकी नजरें शीशे से बाहर सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर मरकूज थी। आज चाय का एक भी कप उसने नहीं पिया था, बल्कि चाय खुद भी एक प्याली में इंतजार करते करते ठंडी पड़ गई थी। आज उसके मंगवाए बगैर ही वेटर ने उसकी फेवरेट स्ट्रॉन्ग चाय उसकी टेबल पर पहुंचाई। अचानक उसका इंतजार खत्म हुआ और वो खुशी से उछल पड़ा। 3-4 किताबों को सीने से लगाए गुलाबी कमीज शलवार में मलबूस वो आगे बढ़ रही थी। गैर इरादी तौर पर होटल के करीब से गुजरते हुए उसने राशिद पर भी एक सरसरी सी नजर डाली और राशिद फिर से दुनिया और माफिया से बेगाना हो गया। एक दो लम्हे के बाद जब वो सामने आई और फिर उसका राशिद को देखना, राशिद सकते किसी कैफियत में बेखुद सा उसी को तकने में मसरूफ था। होश की दुनिया में वो उस वक्त आया जब वो महताब चेहरा नजलों से ओझल हुआ। राशिद कल की तरह भागता हुआ बाहर आया, लेकिन कल की तरह आज भी उसे आने में काफी देर हो चुकी थी। दिन रात राशिद उसी के ख्यालों में गुम रहने लगा। हर लम्हा हर घड़ी उसकी मोहब्बत राशिद को सताती रही। वो पहली नजर के प्यार में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। जिंदगी में जैसे बहार आ गई थी। ये मोहब्बत भी अजीब जज्बा है, जब होती है तो ना देखती है दिन रात और ना नाम पता देखती है, ना जात पात देखती है, बस हो जाए तो चैन से नहीं रहने देती। राशिद ना उसका नाम जानता, ना उसके घर या खानदान का पता जानता। बस एक जज्बा था जो अचानक शुरू हुआ और अब उसके अंदर जैसे आंचे फिशा फट रहे थे। उसका दिल, उसकी आंखें, उसके जिस्म से, उसके दिमाग से पल पल झगड़ा कर रहा था कि उठो, उससे जाकर बात करो, उठो जाकर कह दो उससे कि कितना प्यार करने लगे हो तुम उससे। उठो और उसे अपनी यकतरफा मोहब्बत की शिद्दत से आगाह कर दो। आज राशिद ने उससे बात करने का पक्का इरादा किया था। वो सड़क के साइड पर अपनी मर्सिडीज से टेक लगाए खड़ा था। ये सड़क काफी गुंजान आबाद थी, इसलिए काफी लोग आ जा रहे थे। उसे खड़े खड़े 2 घंटे हो चुके थे। राशिद की नजरें उसी को ढूंढ रही थी। उसके दिलो दिमाग से दुल्हन वाला खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका था। गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसे दुल्हन नजर न आई। वो तो बस इश्क के लामहदूद समंदर में गोताखोर था और फिर उसका सारा इंतजार खत्म हुआ। शाने बेनियाजी से चलती वो खूबसूरत दोशीजा अपने इर्द गिर्द से बेखबर किताबें उठाए उसकी तरफ चली आ रही थी। राशिद के दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक्सक्यूज मी। वो जैसे ही राशिद के करीब से गुजरने लगी, राशिद को होश आया। उसने बोलने की इब्तिदा कर ही दी। वो रुकी और एक सवालिया नजर राशिद के चेहरे पर डाली, लेकिन राशिद उस परिविश को अपने इतने करीब देखकर जैसे उसकी कुव्वते गोयाई ही खो गई। वो उसके हुस्न के ताजमहल में खो चुका था। लड़की की सवालिया नजरों में गुस्सा उभर आया और वो राशिद को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ती, राशिद ने फौरन आगे बढ़कर उसे रोका। वो देखिए, मुझे आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। यहाँ सड़क पर मुनासिब नहीं, आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। ये सामने टेबल कर आकर मेरी बात सुने, राशिद ने बेकरारी से कहा। फूल की पंखड़ी जैसे होंठों में जुम्बश हुई और वो बोली, मिस्टर, आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, समझे ये नया तरीका ढूंढा है लड़कियों को तंग करने का। उसकी चमकती पेशानी पर गुस्से से बल पड़ गए और वो आगे बढ़ने लगी कि राशिद ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, आपको खुदा का वास्ता, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि सिर्फ 2 दिन पहले देखी एक लड़की के लिए वो किस हद को पहुंच गया है। न जाने क्यों उसे उस लड़की के बिना अपनी जिंदगी बेबानी नजर आने लगी थी, जिसका अभी तक वो नाम भी नहीं जानता था। बहरहाल वो हुस्न की पर काला रुक गई और एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर मुड़ी। चलिए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, ओके? वो फैसलाकुन अंदाज में बोली। राशिद को जैसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई। वो खुशी से फूला न समाया। ओके। वो दोनों उसी टेबल पर जा बैठे जिस पर राशिद रोज बैठा था। जी फरमाइए, क्या मसला है आपके साथ? लड़की ने पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए कहा। देखिए मोहतरमा, सच कहा तो आप नाराज होंगी और झूठ कहा तो मेरा आपको यहाँ बुलाना फजूल। आप बताएं, क्या सुनेंगी, सच या झूठ? राशिद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखिए, जो भी कहना है जल्दी से कहिए, वरना मैं जा रही हूँ, लड़की ने 2 टूक जवाब में कहा।
चलिए आपको सच और झूठ दोनों बता देता हूँ। झूठ ये है कि मैंने आपको वैसे ही यहाँ बुलाया जस्ट चाय पीने के लिए, और सच ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर राशिद के मुंह से जो कुछ आया वो अपनी मोहब्बत की वकालत में बोलता गया। न जाने क्या गया कि एक ही सांस में उसे आसपास का होश न रहा। वो बस बोलता गया यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आए और वो लड़की उठकर बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई। राशिद उसे भीगी पलकों से जाते हुए देखता रह गया। राशिद अब रोज सुबह उसी होटल में जाकर टेबल पर बैठ जाता कि शायद उसे अपनी महबूब हस्ती का दीदार नसीब हो जाए, लेकिन 2 दिन तक उसे वो लड़की नजर न आई। इस बात ने राशिद को मजीद बेचैन कर दिया। तीसरे दिन राशिद की तवक्को के बरखिलाफ वो लड़की होटल में अंदर आकर उसके सामने बैठ गई। राशिद को शदीद हैरानी हुई। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि उसकी सोचों का महवर वो लड़की खुद उसके सामने आकर बैठ जाएगी। देखिए, ये मोहब्बत बड़ी बुरी चीज है। आप मेरे बारे में सोचना छोड़िए, मैं आपकी बातों की वजह से काफी परेशान थी। इस वजह से 2 दिन से ट्यूशन के लिए ना जा सकी। ये वो रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, आप मुझे भूल जाइए। वो उठने लगी। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं। आज जो कोई भी है बस इतना जान लीजिए कि मेरी जिंदगी में अगर जीने की कोई वजह है तो वो सिर्फ आप हैं। राशिद ने दो डोक कह दिया। उसे इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि लड़की के चेहरे पर किस तरह के तासुरात उभरे, और वो पहले की तरह कुछ कहे बगैर उठकर चली गई। अगले दिन से राशिद ने उसके रवैये में वाज़ेह तब्दीली महसूस की। वो राशिद को हर रोज उसी टेबल पर बैठे देखती और कभी कभी हल्का सा तबस्सुम उसके होंठों को मजीद रौनक बख्श देता। राशिद को अपना आप हवाओं में उड़ता हुआ महसूस होने लगा और फिर वो दोनों करीब आने लगे। उनके दरमियान उसी होटल में मुलाकातें शुरू हो गई। उस लड़की का नाम मायदा था। मायदा इस दुनिया में अपने माँ बाप के साथ अकेली रहती थी। मायदा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उसकी माँ सिलाई कढ़ाई करके 2 वक्त की रोटी खा लेते। मायदा के वालिद उसके बचपन में ही फोत हो चुके थे और माँ ने उसे ममता के साथ साथ बाप की शफकत भी दी थी। मायदा अरशद से प्यार तो करने लगी थी, लेकिन राशिद बहुत अमीर कबीर घराने और स्टेटस का मालिक था, जबकि मायदा एक इंतहाई गरीब घर में पली बड़ी थी और ये ऊंच नीच का फर्क उसे परेशान कर रहा था कि आखिर राशिद के आसपास के अमीर कबीर दोस्त अहबाब क्यों कर इस रिश्ते पर रजामंद होंगे। लेकिन राशिद ने उसे यकीन दिलाया कि जीना मरना मेरा तुम्हारे साथ है और इसके लिए वो सबको छोड़ सकता है। इसलिए वो काफी मुतमिन हो गई थी। राशिद के दिल से दुल्हन का वाकया अचानक से निकल चुका था। वो जिंदगी की रानाइयों में खोने लगा था। अपनी मोहब्बत की कामयाबी उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी और फिर राशिद की निस्बत मायदा से तय कर दी गई। दोनों बेइंतहा खुश थे। मायदा चूंकि गरीब घराने से थी, इसलिए फंक्शन निहायत सादा और नफीस तरीके से तरतीब दिया गया। राशिद के दोस्त अहबाब वगैरह ने शुरू में काफी बातें बनाई, लेकिन उन्हें राशिद की जिद का बखूबी इल्म था, इसलिए वो राशिद की खुशी में खुश हो गए। शादी 2 महीने बाद तय पाई। मायदा ने राशिद को पहले बताया कि उसकी फैमिली में निस्बत तय होने के बाद से शादी होने तक लड़के लड़की का एक दूसरे से मिलना मायूब समझा जाता है। उसने इस वजह से घर से निकलना छोड़ दिया था और दूसरी तरफ राशिद भी ये सोचकर मुतमिन हुआ कि थोड़े ही अरसे के बाद वो आहिर को उसे पा ही लेगा। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर हर तरफ खुशियां रक्स करने लगी। लेकिन कौन जानता था कि इस खुशियों भरी बहार के पीछे कितना गमगीन धुक भरा मौसम आने वाला है। आने वाले सुहाने दिनों के सपने देखते देखते राशिद की आंखें बंद हो गई। वो बिस्तर पर चित लेटा मायदा के सपनों में डूबा हुआ था कि नींद की वादियों में डूबने वालों का साथी बन गया। छन 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 घुंघरू की मधुर सी आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसने आंखें खोली। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। वॉल क्लॉक रात के 2 बजा रही थी। उसने अपना वहम समझकर साइड बदला और आंखें मूंद ली। एक मरतबा फिर से उसे छनछनाती आवाज आई, उसे अपनी आंखें खोलने पे मजबूर किया। चांद की रोशनी खिड़की के शीशों से अंदर आ रही थी और माहौल बड़ा ख्वाबनाक बना रही थी। वो न चाहते हुए भी उठ बैठा। आवाज नीचे आ रही थी। वो उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे आया, लेकिन वहाँ हर तरफ खामोशी का राज था और सब नौकर वगैरह अपने क्वार्टर में सो रहे थे। दुल्हन का वाकया जो पहले भी उसके साथ पेश आ चुका था, वो उसके जहन में घूमने लगा। तो क्या फिर से? और ये सोचकर उसे खौफ आया और तस्दीक करने के लिए वो कुछ और सोचे बगैर बाहर लॉन की तरफ बढ़ा और फिर वही मंजर राशिद के सामने था जिसका उसे डर था। दुल्हन
अपनी तमाम तर रानाइयों और खुलनाकियों के साथ उनके कोने में अपना लाल लहंगा पहने बैठी थी। राशिद का दिल इतनी देर से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। खौफ से उसकी टांगें कांपने लगी। छन 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 पाजेब के साथ वो राशिद के करीब आई और फिर वही मंजिल। दुल्हन का वजूद खून में नहलाया गया और राशिद एक चीख मारकर खौफ के मारे वही लान में गिरकर बेहोश हुआ। साहिब जी उठे, उठे साहिब जी। सुबह राशिद की आंख उसके नौकर रफीक की आवाज पर खुली। वो लॉन में पड़े राशिद को 2 नौकरों की मदद से उठाकर अंदर कमरे में आया। साहिब जी खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आप लॉन में क्यों? कुछ नहीं, तुम चाय बनाकर लाओ। और राशिद ने बोझल आंखों को बमुश्किल खोलते हुए उन सबको भेज दिया। नाश्ते की टेबल पर उसे रात का वाकया याद आया। दुल्हन न जाने कौन है वो, आखिर मेरा उसका क्या ताल्लुक, क्यों पड़ गई है मेरे पीछे? कई सवालात उसके जहन में उभरे जिनके सामने वाज़े तौर पर बड़ा सा सवालिया निशान था। राशिद के साथ दुल्हन का दिल दहला देने वाले वाकयात एक मरतबा फिर से शुरू हो चुके थे। कभी वो राशिद को रात में नजर आती, कभी दिन के वक्त, और हर बार इंतहाई दहशतनाक मंजर दिखाई देता जिसे राशिद देख पर खौफजदा हो जाता। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका असर उसके बिजनेस पर पड़ने लगा और देखते ही देखते 1 महीने में वो बिल्कुल कंगाल हो गया। हर तरफ मायूसी ने डेरे डाल लिए, लेकिन इन हालात का जिक्र करना भी तो किससे। मायदा से मिलना वैसे ही बंद हो चुका था। 1-2 बार वहां जाकर उसे बताने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मायदा तक किसी ने उसके पस्ता हाल होने की खबर पहुंचाई। उसने जवाब में सिर्फ इतना पैगाम भिजवाया, राशिद तुमसे तुम्हारी दौलत की वजह से रिश्ता नहीं जोड़ा था, बेफिक्र हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मायदा के इस पैगाम ने जैसे उसके अंदर की रही सही जिंदगी में फूल खिला दिए। लम्हे भर के लिए उसे अपनी किस्मत पर रक्श होने लगा कि उसे ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिलेगी। उसका दिल बेहद मुतमिन हुआ। शादी की तैयारियां जो उसकी तरफ से जोरों शोर से जारी थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। उसने क्या क्या ख्वाब सजाए थे, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करता। उसे तो दिन रात ये फिक्र गाई जा रही थी कि आखिर मायदा को अपने साथ पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाकयात कैसे बताएगा, और क्या वो तब भी मेरे साथ रहना चाहेगी? क्या वो यकीन करेगी? और क्या वो दुल्हन मायदा को मेरा होने देगी? अजीब अजीब से वसवसे उसे दिन रात परेशान कर रहे थे। वो हिम्मत करके 1-2 बार दुल्हन से पूछ चुका कि आखिर वो है कौन और क्यों इसे परेशान कर रही है, आखिर इसका मकसद क्या है। और जवाब में वो इतना ही कहती, तुमने मेरी मेहंदी का रंग खराब किया, तुमने मेरी जिंदगी के ख्वाब छीने, और फिर से उस पर खून की बारिश हो जाती। राशिद हैरानो परेशान अपने माजी के ताने बाने में खो जाता कि कहीं जिंदगी में कभी किसी जवान लड़की से उसने अनजाने में कुछ ज्यादती तो नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे कुछ ऐसी बात याद ना आई। उसका मायदा के अलावा किसी लड़की से कभी वास्ता ना पड़ा था। बहरहाल राशिद के हालात खराब से खराबतर होते गए और वो हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा। अभी राशिद इन बिखरे हालात में उलझा ही था कि एक खबर बिजली बनकर उस पर गिरी। मायदा के घर पर रात के अंधेरे में चोरों ने धावा बोला और मुजाहमत करने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मायदा शदीद जख्मी, जबकि उसकी मां मौका पर जाबहक हो गए। राशिद पर पहले कम तुक न थे कि अब ये खबर मायदा उसकी जिंदगी का हासिल, उसकी खुशियों का महवर, हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला थी। राशिद दुख और परेशानी से बेहाल होने लगा। राशिद इंतहाई दुख और परेशान में गिरता पड़ता हॉस्पिटल अपनी मायदा को देखने पहुंचा। एक गोली मायदा के कांधे और दूसरी सर को छूकर गुजरी थी, मगर वो बड़ी बुरी हालत में थी। खून की बोतलें उसे चढ़ाई जा रही थी। नर्स ने रजिस्टर में कुछ दर्ज किया, इंजेक्शन का ट्रे उठाकर बाहर आई। अब वहाँ सिर्फ राशिद था और उसकी बेहोश पड़ी मायदा थी। शिद्दते गम से उसकी आंखों में आंसू आए। वो बेड के करीब बड़ी कुर्सी पर बैठा और चेहरा पेट से लगाकर रोने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बेड की चादर तेजी से सिरकी हो। उसने फौरन मायदा की तरफ देखा, जिसने अपना हाथ तेजी से पीछे खींचा था। वो आंखें खोलकर राशिद की तरफ देख रही थी। राशिद के चेहरे पर खुशी के आसार उमड़ आए, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। मायदा अचानक एक झटके से उठकर सीधी बैठी। क्यों राशिद डार्लिंग, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मायदा के मुंह से उसकी बजाय दुल्हन की आवाज सुनकर राशिद जनाटे में आ गया। मुझे भी हुआ था, तुमने मेरी मेहंदी का रंग खराब किया था ना? राशिद खौफ से कांप रहा था। डर के मारे वो पीछे हटता हुआ दीवार से लग गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और तब तक इसके जिस्म में रहूंगी जब तक इसकी रूह निकल नहीं जाती। और फिर एक झटके से मायदा के जिस्म बेड पर गिरा और वो पहले की तरह बेहोश हो गई।
लेकिन राशिद दहशत के मारे काफी देर वहीं खड़ा रहा। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके राशिद मायदा के जिस्म पर नजरें मरकूज रखते हुए बाहर निकलने लगा। पीछे से उसे मायदा की आवाज आई, राशिद। उसने बेकरारी से मुड़कर देखा तो नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर रह गई। मायदा के बाजू पर खून का एक छोटा सा धब्बा था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उससे खून की बूंदें निकलने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे दुल्हन की मेहंदी से निकलती थी। राशिद दुखों के समंदर में गोताजन था, कोई सिरा तलाश नहीं कर पा रहा था कि आखिर किस तरह इस मुश्किल से मायदा और खुद को निकाले। मायदा की हालत भी बड़ी खराब थी, उसे मुस्तकिल तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। न जाने क्यों राशिद को अपना आप मायदा का मुजरिम नजर आने लगा। इस बेचारी पर ये मुसीबत मेरी वजह से आई। वो अपनी माँ के साथ बड़ी खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। ना मैं इसकी जिंदगी में आता और ना ये सब कुछ इसके साथ होता। राशिद ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा। आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, आखिर क्या चाहती हो? मौत, मायदा की मौत, तुम्हारी मौत। कमरे में दुल्हन की भयानक आवाज गूंजी। वो सामने की दीवार के पास खड़ी कहर बरसाती नजरों से राशिद को घूर रही थी। उसका लहजा इंतहाई गजबनाक था। राशिद का दिल दहल गया। शाने बेनियाजी से पाजेब को छनछनाती वो राशिद के करीब आई। वो इंतहाई हसीन थी। इतनी हसीन दुल्हन राशिद ने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन आज उसका हुस्न राशिद को बड़ा भयानक लग रहा था। लाल सुर्ख रंग और चोली के साथ मैचिंग दुपट्टा जो दुल्हन की तरह उसने सर पे ओढ़ रखा था, उस पे बड़ा सूट कर रहा था। हल्का सा जेवर पहने वो इंतहाई सादा मगर खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख याकूती होंठों पर तबस्सुम फैल गया। बड़ी हल्की और दिलफरेब हंसी के साथ वो राशिद के करीब से गुजरी। वो पिछली दीवार के अंदर घुसती चली गई। हमेशा की तरह राशिद खौफ और दहशत के असेब में जकड़ा हुआ था। उसकी जुबान खामोश थी, वक्त जैसे थम सा गया था, लेकिन मसला हर हाल जू का तू मौजूद था। न राशिद की परेशानी खत्म हो रही थी, न मायदा की हालत संभल रही थी और न ही हालात बेहतर हो रहे थे। दुल्हन के सामने एक ऐसा खौफ उस पर तारी होता कि वो कुछ बोलने से कासिर हो जाता, वरना वो उससे जरूर पूछता कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम हो कौन। लेकिन अब राशिद को लगता था कि ये मामला सुलझाए बगैर वो न मायदा को हासिल कर सकता है और न ही अपने हालात बेहतर बना सकता है। इसलिए कुछ सोचकर उसने एक फैसला कर लिया। हेलो आमिर, कैसे हो? राशिद ने अपनी दोस्त आमिर का नंबर डायल करके बोलना शुरू किया। हाँ राशिद, सुनाओ, कहाँ हो, कैसे हालात हैं? दूसरी तरफ से आमिर ने रस्मी दुआ सलाम के बाद हाल चाल पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? यार वो तुम्हारे मोहल्ले में जो बाबा जी रहते हैं, क्या नाम है उनका? कौन? मौलाना साहिब? हाँ हाँ वही यार, उनसे मिलना है। क्यों भाई, खैरियत तो है ना? हाँ बस तुम मुझे पिक करने आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ओके आई एम कमिंग, आमिर ने कहा और राब्ता काट दिया। आमिर राशिद का गहरा दोस्त था। दोनों की दोस्ती को ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा था, लेकिन थे जैसे जिगरी दोस्त। लेकिन राशिद ने दुल्हन वाली बात आमिर से फिर भी शेयर नहीं की थी। आमिर हस्बी वादा जल्द ही अरशद को लेने पहुंचा और राशिद ने सारी बात मुखसिर उसके गोश गुजार कर दी, जिसे सुनकर आमिर भी परेशान हो गया। उन दोनों का रुख मौलाना साहिब के आस्थाने की तरफ था। मौलाना साहिब का असल नाम सईद फहरुद्दीन था। वो मोहल्ले और आसपास के हाजतमंदों के मसाइल सुनते, इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनका हल बताते और वो ये काम फी सबीलिल्लाह करते, किसी से कोई भी मुआवजा ना लेते। मोहल्ले में उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता। उन्हें हर कोई मौलाना साहिब के नाम से जानता था। बहरहाल राशिद और आमिर उनके आस्थाने पर बैठे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लोगों का काफी सारा ये एक दूसरे से बातें करने लगे कि एक छोटा लड़का आया और उनसे बोला, मौलाना साहिब ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। दोनों लम्हे भर को हैरान हुए कि अभी तो उनकी बारी में काफी टाइम है और काफी लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मौलाना साहिब ने उन्हें खुद इतना पहले कैसे बुलाया? मौलाना साहिब को उनके आने की इत्तला किसने दी? खैर वो दोनों मौलाना साहिब के सामने तुसानू होकर बैठे। इससे पहले कि राशिद कुछ कहता, मौलाना साहिब खुद बोले, बेटा मुझे अपने पास आने वाले लोगों की मुश्किल के बारे में पहले से मालूम हो जाता है। ये करम है अल्लाह का मुझ पर। तुम्हारे मसले का पूरी तरह मुझे इल्म नहीं। हाँ बस इतना जानता हूँ कि कोई बेगुनाह है जो जिंदगी और मौत के बीच हमारी मुद्दत का मुंतजिर है और वो बड़ी ही मुश्किल में है। मौलाना साहिब का इशारा मायदा की तरफ था और फिर राशिद ने उन्हें सब कुछ बताया, जिसकी वजह से वो वहाँ मदद की दरखास्त लेकर आया था। कुछ देर के बाद उसी लड़के को मौलाना साहिब ने बुलाकर कुछ समझाया तो वो सर हिलाता हुआ बाहर निकला और खुद राशिद से बोला, चलो हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। और फिर कुछ ही देर के बाद वो तीनों हॉस्पिटल में मायदा के पास मौजूद थे।
मौलाना साहिब ने मायदा के माथे पर हाथ रखकर मुंह में कुछ पढ़ा, फिर आंखें खोलकर राशिद की तरफ देखा। बेटा, ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। कोई भूत प्रेत जिन या रूह इसके जिस्म पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फिर? राशिद ने परेशान होते हुए कहा, और जैसे ही उसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी, वहाँ दुल्हन को देखकर उसका चेहरा फक हो गया। वो मौलाना साहिब, वो वहाँ है। राशिद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ उसे दुल्हन देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आमिर और मौलाना साहिब को वो नजर नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, उसे भी अभी सामने ले आते हैं। तुम दोनों बस खामोशी से बैठे रहो और जो भी नजर आए डरना मत। तुम दोनों को इस वक्त कोई गैबी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर वहीं जमीन पर मौलाना साहिब उंगली से एक दायरा लगाकर बैठ गए और फिर कुछ पढ़ने लगे। कमरे का माहौल बदलने लगा और हल्का हल्का धुआं सा कमरे में भर गया। मौलाना साहिब की आंखें बंद होने लगी, मुसलसल कुछ पढ़े जा रहे थे। कमरे का सारा धुआं देखते ही देखते मौलाना साहिब के सामने दायरे के बाहर इकट्ठा होने लगा और फिर उसमें इस दुल्हन का सरापा उभरने लगा। राशिद ने दरवाजे पर नजर डाली, लेकिन अब वहां नहीं थी। मौलाना साहिब ने आंखें खोली, दोदिया वजूद में नहाई। वो दुल्हन आज भी बड़ी हसीन लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपने मुझे बुलाया? प्यारी सी आवाज ने दुल्हन ने निहायत अदब से मौलाना साहिब को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? क्यों इन मासूमों को परेशान कर रही हो? मौलाना साहिब ने सवाल किया। उनके लहजे में गुस्सा नहीं, शिकायत थी। हजरत, आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकती और इसको तो कतई नहीं। राशिद की तरफ इशारा करते हुए दुल्हन ने अदबो एहतराम का दामन न छोड़ते हुए कहा, लेकिन बेटी आखिर क्यों? तुम जानती हो कि ये बेकसूर है, फिर क्यों मारना चाहती हो इसे? मौलाना साहिब ने मायदा के बेसुध पड़े वजूद की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बेकसूर? मौलाना साहिब, इससे पूछे कि मेरी माँ भी तो बेकसूर थी, मैं भी तो बेकसूर थी। कहर बरसाती नजरों से दुल्हन ने राशिद को देखा। मौलाना साहिब, बेहतर होगा कि आप इससे मेरे बारे में पूछे, फिर बताएं कि मैं क्या गलत हूँ। और दुख भरी आवाज के साथ वो गायब हो गई, जबकि मौलाना साहिब राशिद की तरफ सवालिया नजरों से तकने लगे। तुमने किसी के साथ ज्यादती की थी, याद करो, क्योंकि तुम्हारे मसले का हल अब तुम्हारे ही पास है, याद करो। मौलाना साहिब इस मर्तबा गुस्से से राशिद से हम कलाम हुए। मैंने किसी लड़की के साथ कभी ज्यादती नहीं की, कभी किसी की माँ। और राशिद सोच में पड़ गया। इसके वालिदैन बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। राशिद को 6 साल की उम्र से दुनिया की बेरहम मौजू का अकेले ही सामना करना पड़ा। बुरी सोहबत में रहकर उसका जहन भी उन्हीं लोगों की तरह सोचने लगा और रफ्ता रफ्ता उस पर दौलत कमाने का भूत सवार हो गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने अपने उबास दोस्तों के साथ छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। उनके सरबराह ने उसे अपनी हिफाजत और कामयाब वारदात के लिए एक पिस्टल दिया। एक मर्तबा उन्होंने एक गरीब बस्ती में चोरी करने का मंसूबा बनाया। राशिद समेत वो कुल 3 लड़के थे। वो तेजी से घरों की छतें अबूर कर रहे थे कि उनमें से एक का पांव फिसला और वो एक घर की छत पर गिर गया। दूसरा उसे उठाने में लगा। चलो जल्दी करो, उठो, राशिद ने आगे से कहा। नहीं यार, मैं और नहीं चल सकता, हम कल ही काम करेंगे, मुझसे चला नहीं जा रहा, उसने कहा, क्योंकि उसके पाँव में साइड से एक बड़ा कांच घुस गया था और उसका बड़ा खून बह रहा था। हाँ यार, चल चलते हैं, कल आएंगे, दूसरे ने भी हमायत की। लेकिन राशिद वापस जाने के लिए तैयार न था। मैं वापस नहीं जा रहा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, जाओ तुम लोग। राशिद उन्हें अपना फैसला सुना चुका था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके घर के मकीन की आंख खुली और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। राशिद के दोनों साथी पहले ही वापस मुड़ गए थे। अब वो गिरते पड़ते तीसरे घर की छत पर पहुंच गए, जबकि राशिद वहीं खड़े हुए उन्हें जाता देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अकेला कहाँ और कैसे चोरी करे। चोर चोर चोर। उस आदमी ने राशिद को देखते ही शोर मचाया, जिस पर राशिद घबरा गया। फौरन ही आसपास के लोग जागे। राशिद के दोस्तों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन राशिद जैसे छलावा से बनकर एक से दूसरे घर को अबूर करते हुए बड़ा दूर निकल गया और अब लोगों की आवाजें उसे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी वो घबराहट में आगे ही आगे बढ़ रहा था। अच्छी बात ये थी कि तमाम कच्चे पक्के घरों की छतें आपस में मिली हुई थी और वो भागता चला जा रहा था। कभी कोई दीवार ऊंची होती, कभी नीची, तो वो हिम्मत करके उसे अबूर कर लेता। उसकी सांसें फूल चुकी थी। एक कच्चे से घर की छत पर पहुंचकर वो रुका और अपनी बेतरतीब सांसें बहाल करने लगा। अभी वो पूरी तरह संभल न पाया था कि एक उदेर उम्र औरत ने अंधेरे में छत पर उसका साया देखते हुए चीखकर कहा, कौन है वहाँ? राशिद ने घबराहट के आलम में एक छलांग लगाई, लेकिन उसका पाँव पूरी तरह मुड़ चुका था।
वो उफ करता छत पर ही गिर गया। दूसरी तरफ वो औरत जल्दी जल्दी ऊपर आ रही थी। आसपास के लोग अभी नहीं जागे थे। राशिद ने पैंट की जेब में अरसा पिस्टल निकाला और मुतमिन हो गया, क्योंकि उसके पास पिस्टल को वो हमेशा की तरह साइलेंसर लगाना नहीं भूला था। उसने पिस्टल का रुख सीढ़ियों की तरफ करके निशाना बनाया और जैसे ही औरत का सर नजर आया उसने फायर किया। खामोश फायर। फिर किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो वहां से निकलने में कामयाब हुआ और एक पल को भी उसने मुड़कर न देखा कि पीछे क्या हुआ। वक्त के साथ साथ ये वाकया उसके दिमाग से निकला। उसे दौलत मिली, बेपनाह मिली, फिर उसने चोरी भी छोड़ी, अपना बिजनेस स्टेब्लिश करके खुद चाहाना जिंदगी गुजारने लगा। ये सारी कहानी राशिद ने मौलाना साहब के गोश गुजारी। तुमने बड़ा बुरा किया। वो औरत भी किसी की माँ थी शायद। अब जाओ खुद को तलाश करो कि वहाँ हकीकतन हुआ क्या था। मौलाना साहिब ने हुक्म दिया, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। राशिद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपसे इस मकान के बारे में पूछना है। इसके मकीन कहाँ गए? क्या आप कुछ बता सकती हैं? औरत ने एक अजीब सी नजर राशिद पर डाली और बोली, पूछो क्या पूछना है। यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये बंद पड़ा है काफी अरसे से। कुछ लोग इस घर के मुतालिक तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ रहता कौन था? राशिद ने पूछा। मियाँ तुम्हें कुछ मालूम नहीं क्या? वो औरत बोली। नहीं, मेरी मदद करें, मुझे बताए। राशिद ने बेकरारी से कहा। आओ अंदर आ जाओ। औरत ने उसे अंदर बुलाया और वो सहन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ जमीला आपा अपनी इकलौती बेटी फरजाना के साथ रहती थी। फरजाना बड़ी खूबसूरत थी। वो एक लड़के सुहेल को पसंद करती थी। उनकी शादी भी होने वाली थी। उस रात फरजाना की सखियां उसे मेहंदी लगाकर अपने घरों को चली गई। फरजाना दुल्हन बनी रात गए अपनी मेहंदी को देखकर खुश हो रही थी कि अचानक छत से मिट्टी का एक टुकड़ा उसके हाथ पे गिरा। उसकी मेहंदी खराब हो गई। वो बड़े गरीब लोग थे। उस कच्चे घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फरजाना अपनी मेहंदी देखकर परेशान हुई और हाथ धोने के लिए बाहर आई। बेटा, हम लोगों का ये मानना है कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी का खराब होना बुरा शुगन है। जब फरजाना बाहर आई तो माँ को बिस्तर पर मौजूद न पाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो जैसे उस पर क़यामत टूट पड़ी। खून में लथपथ उसकी माँ आखिरी सांस लेकर बेसुध हो गई। फरजाना का दुनिया में वाहिद सहारा उसकी बूढ़ी माँ जमीला आपा थी। शादी का घर मातम कदा बन चुका था। फरजाना के हाथों की मेहंदी का रंग फैल चुका था। फिर रातों रात ही मालिक मकान ने आकर फरजाना को अगवा किया। वो शुरू से ही फरजाना पर बुरी नजर रखता था। फरजाना से जबरदस्ती निकाह रचाया और हमें बाद में पता चला कि फरजाना ने उसी रात खिड़की के टूटे हुए शीशे से अपनी नब्ज काटकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। राशिद सारी कहानी जानकर कांप उठा। मेरे खुदाया, उसने सर पकड़ा। ये मैंने क्या किया? उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी वजह से किसी पर कितनी बड़ी क़यामत गुजर चुकी थी। ये तो बड़ा बुरा हुआ। मौलाना साहिब ने तशवीश आमेज और दुख भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है फरजाना नामुराद की दुनिया से चली गई। उसकी रूह आज तक भटक रही है। वो बच्ची बेकसूर थी, उसकी माँ भी बेकसूर थी और अब वो तुमसे अपनी बर्बादी का हिसाब लेना चाहती है। हमें उसके घर में जाकर उसे बुलाना और दरखास्त करना पड़ेगी कि वो तुम लोगों को मुआफ कर दे। राशिद मौलाना साहिब के साथ फरजाना के घर में मौजूद था। रात के 12 बजे का वक्त था। मोहल्ले के लोग सो चुके थे। मौलाना साहिब सहन के बीचों बीच दायरा बनाकर बैठ गए, जबकि राशिद सीढ़ियों के साथ खड़ा हुआ आने वाले वाकयात के बारे में सोचने लगा। उसे मायदा की बहुत ज्यादा फिक्र थी, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और राशिद की जान उसकी रही सही सांसों में अटकी हुई थी। मौलाना साहिब कुछ पढ़ने लगे। माहौल में हर तरफ धुआं फैल गया। छन छन छन। पाजेब की इसी दिलफरेब आवाज के साथ आहिस्ता से चलती हुई खूबसूरत दिलकश दुल्हन दोदिया धुएं में लिपटी मौलाना के सामने आकर दायरे से बाहर दोजानु होकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना साहिब, आपने बुलाया? इंतहाई अदब से वो मौलाना साहिब से बोली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने ही बुलाया है। देखो बेटी फरजाना, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन देखो ये अपने किए पे शर्मिंदा है और तुमसे मुआफी मांगना चाहता है। इसे मुआफ कर दो। मौलाना साहिब ने राशिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो खुद भी इंतहाई शर्मिंदा और अफसरदा दिखाई दे रहा था। दुल्हन ने एक नजर राशिद पर डाली और मौलाना साहिब की तरफ देखकर बोली, मौलाना साहिब, अपना खून तो मैं इसे मुआफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेकसूर माँ, मेरी माँ का खून मैं मुआफ नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, मायदा की माँ भी तो बेकसूर थी। देखो, वो भी तो चोरों के हाथों बेगुनाह मर गई। उन्हें मैंने नहीं मारा, कुदरत ने खुद अपना हिसाब बराबर किया। दुल्हन ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन क्या मायदा और राशिद को मारकर तुम्हें सुकून मिल जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी माँ दोबारा मिल जाएंगी?
देखो बेटा, सजा देने वाले से मुआफ कर देने वाले का दर्जा बहुत बड़ा है। तुमसे दरखास्त है, इनसे दूर चली जाओ। मौलाना साहिब ने कहा, नहीं मौलाना साहिब, आप मुझे मजबूर मत करें, मेरे लिए ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। मैं किसी और बोलते बोलते अचानक ही वो खामोश हो गई। मौलाना साहिब और राशिद उसकी तरफ देखने लगे। वो अपनी जगह बुत्सी बने, उसकी लंबी स्याह तिश्नगी आंखें घर के दरवाजे पर मरकूज थी, जहां एक अनजान शख्स खड़ा उसे देख रहा था। लेकिन वो शायद अनजान न था, होलिये से वो कोई मामूली सा फकीर लग रहा था। उलझे हुए बाल, मैले कुचैले कपड़ों के साथ वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर उसे देखने में महव था। उसकी आंखों में चिलमिलाते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो फरजाना को जानता है। दूसरी तरफ फरजाना की हालत भी कुछ ऐसी थी। वो तो जैसे पलकी झपकाना भूल बैठी थी। फरजाना, बामुश्किल उस शख्स के मुंह से फरजाना का नाम निकला। राशिद और मौलाना साहिब उसके सूरत-ए-हाल में खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें खुद इल्म नहीं था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो शख्स कौन है। दुल्हन की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। वो जब से राशिद को नजर आई थी, आज पहली मर्तबा फूट फूट कर रोई थी। फरहाना, कहाँ चली गई थी तुम? उस शख्स ने रोते हुए फरजाना से पूछा। दूसरी तरफ राशिद और मौलाना साहिब सुहेल का नाम सुनकर चौंक पड़े। फरजाना, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, तुम इसे मुआफ कर दो। मेरी बात से इनकार करके तुम हमारी मोहब्बत का मान मत तोड़ना। तुम्हें दुनिया में हासिल ना कर सका मैं, लेकिन अब इस तरह बेसकून रहकर मुझे मजीद अजियत मत दो। बेकी पलकों और बड़ाई हुई आवाज से सुहेल ने फरजाना के सामने हाथ जोड़े। फरजाना ने उसके हाथ देकर बेकरारी से कहा, नहीं सुहेल, प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मैं जा रही हूँ, मगर तुम वादा करो कि इस जहां में मुझे मिलोगे, तुम आओगे ना? दुल्हन ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। उसके लहजे में इतना दर्द था कि मौलाना साहिब और राशिद की आंखों में आंसू उतर आए। हाँ, मैं हमेशा के लिए तुमसे मिलूंगा फरजाना, वादा करता हूँ। रोते हुए सुहेल ने अपना हाथ मुंह में दबाया। हर तरफ छाया धुआं छिड़कने लगा। दुल्हन का खूबसूरत सरापा धुएं में गायब होने लगा और वो अलविदा मेरे महबूब, अलविदा मेरे महबूब कहती हवा में गायब हो गई। सुहेल ने राशिद को बताया कि वो कभी कभार फरजाना की याद में बेकरार होकर उसके घर के पास आता था। कल उसे पड़ोसन ने बताया कि एक नौजवान बड़ा परेशान था और फरजाना के बारे में पूछ रहा था। इस बात ने मुझे बेकरार किया और मैं तब से हकीकत जानने के लिए यहाँ रोज आने लगा और आज फरजाना को देख लिया। दूसरी तरफ मायदा ने हॉस्पिटल में आंखें खोली और डॉक्टर्स के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई।